नाम मसरत है। एक और ख्वाब की तकमील हुई और वो ख्वाब ये है कि अदब का वो शुबा जिसे निस्बतन इरादी तौर पर और गैर इरादी तौर पर दोनों तरह से नज़रअंदाज किया गया, उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो छुपे हुए हीरे थे, जौहर थे लोगों के, वो सामने लाने का मंजर। आज हम सब आप दोस्तों के सामने एक रिसर्च प्रोजेक्ट की तकमील होने पर उसका जो तहकीकी मकाला है वो आप लोगों के सामने उसकी रूरमाई मकसूद थी। अली रज़ा बलोच तशरीफ़ फरमा है, ये हमारे एमफिल के तालिब इल्म थे और इन्होंने बच्चों के अदब में अहमद अदनान तारिक की खिदमात पर एक तहकीकी मकाला जो है वो तस्वीर किया। मैं आप दोनों सीनियर राइटर हैं और फयाज भाई साहब से तो उम्र का इतना फ़र्क भी नहीं है, लेकिन जो फ़ारूक अंजुम भाई हैं, मुझे याद है जब हम 97 में 99 में दोस्त अदीब शायर मिलके इकट्ठे हुआ करते थे तो शहर से जो बड़े भाई हमारे शफ़क़त फरमाते हुए आते थे, डॉक्टर शबीर अहमद कादरी, प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी और फ़ारूक अंजुम साहब, ये असल में हमारे वो सरपरस्त थे जो तकरीबन हमारी हर तकरीब में तशरीफ़ लाया करते थे और हम इनको देख के आइडियलाइज़ किया करते थे। तो एक वक्त जब मुझे इत्तफाक से मेरी रोटी रोज़ी जो है वो ऐसे शोबे में ले आई जो तहकीक है, यानी तदरीस तो मैं कर रहा था सन 2000 से, लेकिन 2016 से मुझे जीसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने शोबा उर्दू का डायरेक्टर रिसर्च लगा दिया। उन दिनों में मुझे मेरे अंदर भी एक कसक थी, मुझे ख्याल था कि हमारे साथ के बड़े लिखने वाले हैं, आप लोगों से क्या ढकी छुपी बात है, अगर ए हमीद की मौत का ताक़ुब सीरीज़ की जो 100 जिल्दें हैं उनका हम अपने लिटरेचर तो क्या किसी इंग्लिश लिटरेचर में उसकी मिसाल नहीं पेश कर सकते कि वो उसके लेवल की कोई शय है, लेकिन वो नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया। अच्छा, इश्तियाक अहमद कुछ 700 नावल तो इसके और मुझे तौर पे 1000 के करीब नावल लिखे उसने, और मैं आज ये बड़ी नदामत से ये बात कह रहा हूँ आप सबके सामने, उन पर अभी तक पीएचडी का थीसिस नहीं लिखा जा सका। अच्छा, अब जब मैं इन 5 साल में बंदा ढूंढता हूँ तो मुझे ऐसा बंदा नहीं मिलता जो पहले पढ़ के आया हो, क्योंकि अब वो घरों में वो कल्चर ही खत्म हो गया बच्चों को पढ़ाने का। अब क्या पहले एक बंदा ढूंढे और फिर उसे कहें कि आज से तुम 700 नावल पढ़ना शुरू करो, ये तो पहले तो पूरा मुआशरा जो है ना हमारा वो मुजरम है कि जिन्होंने अपने बच्चों से किताब को छीन लिया, उसकी जगह पे और गैजेट्स इन्हें दे दिए। तो इसकी तलाफी कैसे करनी है ये सारी सोसाइटी सोचेगी, ये आपके और मेरे अकेले की सोचने की बात नहीं। पर मैं आपको मिसाल ये दे रहा हूँ, एक तालिब इल्म मेरे हाथ लग गए जिसने इब्ने सफ़ी के सारे नावल पढ़े हुए थे। मैंने उसे कहा कि यार मैं अगर वैसे बंदा ढूंढता ना, अब मैंने उससे उसके चलते चलते मैंने उसके मनफी और एक तो जो उसने मुस्तकिल किरदार तख्लीक किए वो, फिर मैंने उसने अक्सर नावल में बड़ा मुनफरद विलन लाता था जिनमें किसी न किसी के कोई नफसियाती मसाइल होते थे जिसकी वजह से वो जुर्म की तरफ आता था। अच्छा, इसी तरह मैंने उससे काम करवाया अज़मुल हक शाह से इब्न सफ़ी के नावलों के मरकज़ी किरदार। अच्छा, इसी तरह आप लोगों से ढकी छुपी बात नहीं है, मेरे आने के बाद मैंने अब्दुर्रशीद फ़ारूकी पे और अली अकमल तसव्वुर पे मकाले लिखवाए। अच्छा, जिस फेज़ में अब्दुर्रशीद फ़ारूकी पे मकाला हुआ, आप मेरी निगाह में उससे पहले मुस्तहिक़ थे इस बात के कि आपकी खिदमात का एक तफसीली जायज़ा हो, लेकिन वो हमारी बोर्ड ऑफ स्टडी ने तो मंजूर किया, लेकिन वो तालिब इल्म जो था वो कश्ती को बीच में मझदार छोड़ के भाग गया। अच्छा, अब ज़ाहिर है टॉपिक बोर्ड ऑफ स्टडी से भी मंजूर शुदा था और ये हुआ कि अहमद अदनान तारिक साहब जो हैं, इनको अगर आप देखें ना पिछले 20 साल में इन्होंने ज़्यादा तवज्जो रखी रसाइल में छपने पर, किताबी सूरत में आने के लिए इन्होंने अब कमर कसी है ज़्यादा। अगर आप पिछले 5 साल देखें तो हमारे यहाँ एक चीज़ जो जब हम लाइब्रेरी में बैठ के सोचते होते हैं वो ये होता है कि बुक का शेल्फ में आना। अब बुक का शेल्फ में आना एक और शय होती है। अगर आपको ऐसे बहुत सारे शायर अदीब मिले जो रिसालों में छपे हैं लेकिन उनकी किताबें शेल्फ में नहीं पढ़ी, वो भी उनकी एक कमी होती है। बहरहाल इस अब अली रज़ा की अपनी भी दिलचस्पी थी, उसकी अपनी भी ख्वाहिश थी,
तो मैंने देखा कि तालिब इल्म की अपनी भी ख्वाहिश है, टॉपिक तो मेरे पास था, तो ये बच्चों के अदब में अहमद अदनान तारिक की खिदमत। अच्छा, मैं सर आपकी इजाज़त से, चूँकि अभी मैं इन दिनों में जो हमने टॉपिक डिस्कस की हैं अपनी, हमारी रिसर्च कमेटी होती है एक इब्तदाई तौर पे, जो हमें ये इजाज़त देती है कि हम उन मौज़ूआत को बोर्ड स्टडी के लिए बच्चों से खाके वगैरह तैयार करवाएं। मैंने उसमें अपने फ़याज़ माही साहब की जो नावल निगारी है इसका टॉपिक में पुट किया, रियाज अहमद कादरी की मौज़ूआती नज़में। नहीं, देखें हमारे शहर की देखें बदकिस्मती मरकज़ से दूर होने की, अलग से एक किताब कायद-ए-आज़म पे नज़में, अलग से एक किताब इकबाल पे नज़में, अलग से बच्चों के लिए नज़में, अलग से नातिया शायरी, यानी उन्होंने एक एक मौजू पे अलग अलग किताब लिखी है और ये बड़ा शानदार काम है। अच्छा, तो मैं इसलिए आपको बीच में शामिल कर रहा था कि इसकी अबवाब बंदी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि जब एक स्कॉलर जो है वो तहकीकी मकाला लिखता है तो वो उसकी अबवाब बंदी करते हुए, देखिए अदब अतफाल मफहूम और रवायत, पहले एक आम सवाल होता है कि बड़ों के अदब में और बच्चों के अदब में क्या फ़र्क है। अच्छा, जाहिर है इसका मतलब ये है कि मौज़ूआत उनके कैसे होते हैं, उसका ज़ख़ीरा अल्फाज कितना होता है। पहले आपने ये सोचना है कि अहमद अदनान तारिक 1 से 10 साल के बच्चों के लिए लिख रहे हैं, 1 से 15 साल, 1 से मुराद है जब वो सने शूर में आ जाता है बच्चा। अच्छा, जब एक बच्चा 10 साल का है, हम ये तवक्को करते हैं कि वो अब 4th-5वीं क्लास में पढ़ रहा है। अच्छा, अगर उससे छोटा बच्चा है वो तो सिर्फ तस्वीरी कहानी पढ़ सकता है और उसका ज़ख़ीरा अल्फाज और भी महदूद है। अच्छा, इससे बड़ा बच्चा, हमारे यहाँ बच्चों के अदब के नाम पे जो नासिहाना लिटरेचर है वो बड़ा लिखा जा रहा है। मैं काशिफ बशीर से डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा बच्चों के अदब का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क करने में जिस चीज़ का फैक्टर है वो मौलवी नज़ीर अहमद की रूह है जो हमारे अंदर आ गई है कि हमने ये सोच लिया कि जब हम नावल लिखना शुरू करेंगे तो हमने बच्चों को यही बात बतानी है कि तुम्हारे लिए ये नसीहत है। अभी मैं आज आपको मिसाल दूँ, आप अगर आज भी 3 क्लास की कोई टेक्स्ट बुक उठा के देख लेना, 3 क्लास का बच्चा जो है वो 8 साल का होगा, उसकी कहानी क्या होगी कि एक बादशाह जो था वो जा रहा था, काफिला जा रहा था, एक फ़कीर जा रहा था, यानी वो उसको अभी तक वो बच्चा जिस फैंटेसी में रहता है उससे उसे निकालते नहीं। बच्चे की भी एक तसव्वुराती दुनिया है, आप उस दुनिया को क्यों तोड़ते हैं। अच्छा, बहरहाल तो अदब इत्तफ़ाल इसका मफ़हूम क्या है, इससे मुराद, और इसकी रवायत से मुराद ये नहीं है कि बाबा आदम से बात शुरू की जाए। रवायत से मुराद हम अब तक आम तौर पे, अब हम क़याम पाकिस्तान से पहले की रवायत को डिस्कस नहीं करते, क़याम पाकिस्तान के बाद अब तक जो नुमायाँ रुझानात अदब इत्तफ़ाल में आए। अच्छा, फिर अहमद अदनान तारिक की खिदमत और कारनामे, ये हमारा दूसरा चैप्टर है। जाहिर है इसमें ये कैसे पले बढ़े, आप और मैं तो दोस्त हैं, हम जानते हैं, ये कहा करते हैं कि मेरे पढ़ने में मेरी वालदा का पूरा किरदार है। अच्छा, कहाँ पढ़े, किस माहौल में, ये बुआना बाज़ार के मुंशी मोहल्ले से लेकर तांदरा वाला के खेल के मैदान और कैसे पर्दाख्त। अच्छा, फिर इनकी किताबों का तारुफ। जाहिर है मौजू तो बुनियादी तौर पे है बच्चों के अदब में अहमद अदनान तारिक की खिदमत, लेकिन इन्होंने नज़में भी लिखी हैं, बड़ों के लिए नज़में भी लिखी हैं, इन्होंने अफसाने भी लिखे हैं, इन्होंने बड़ों के लिए भी लिखा है। वो सारी किताबों का जायज़ा जो है ये दूसरे। अच्छा, तीसरा चैप्टर है अदब इत्तफ़ाल में अहमद अदनान तारिक की खिदमत का जायज़ा 2013 से ताहाल। अच्छा, इसका मतलब है जैसे मैंने कहा कि पहले तो इनकी एक तवील जो है वो लिखने की मेहनत जो है वो रसायल के अंदर महफूज है, लेकिन 13 के बाद इनकी किताबें जो हैं इन्होंने उनको या नई चीज़ों को किताबी सूरत में पेश करना है, यहाँ पे उसका जाए। अच्छा, चौथे बाब में अहमद अदनान तारिक की खिदमत का अजमाली जायज़ा मुआसिरीन की आरा की रोशनी में। देखें, एक टॉपिक पुट हो जाए, फ़र्ज़ करें फ़याज़ माही है, हम एक टॉपिक पुट करते हैं एमफिल का, वो ये सवाल पूछते हैं कि भाई क्या तुम दुनिया में पहले ही शख्स तो नहीं जो डायरेक्ट एमफिल का मकाला लिखना शुरू हुआ है, क्या इसकी खिदमत को, इसकी कंट्रीब्यूशन को इसके साथ के लोग भी एक्नॉलेज करते हैं, माना है। अगर अहमद अदनान तारिक अपने अदबी मुआसर मंजरनामे में बता ही नहीं पाया कि मैं हूँ, तो ये फिर एक और सवाल है। लेकिन बहरहाल इसमें बड़े लोगों से लेकर
हमारे اساتذہ जो हैं सफ़े अव्वल के, उनसे लेकर जो भी लिखने वाले हैं, मैगज़ीन के एडिटर्स हैं, उनकी आरा हैं, इसमें मुख्तलिफ़ अदारों के तंजीमों की जो सरकर्दा शख्सियात हैं उनकी आरा है। तो इसके बाद माहसल है। तो ये इस तरह ये जो 150 सफ़े का तकरीबन मकाला है, मैं हरगिज़ ये दावा नहीं कर रहा कि वो अहमद अदनान तारिक की खिदमात का मुकम्मल अहाता करता है, लेकिन मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये हमें ये तहरीक देता है कि अगर एक बार सिर्फ अजमली जायज़ा लिया गया है, अगली बार एक अलग से मकाला मौज़ूआती मुताला भी हो सकता है। इसी तरह जो एज ग्रुप्स के मुताबिक इनकी किताबों के अलग से मुताला हो सकता है। बहरहाल एक काम जो होता है वो अगले काम की राह खोलता है कि हमें ये अंदाज़ा होता है कि अभी मज़ीद ये पहलू जो हैं इन पर मज़ीद काम करने की सिफारिशात की जा सकती है। मैं आप जो नाज़रीन भी हमें देख रहे हैं, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि जब हम लोगों को किसी का तारुफ करवाते हैं कि वो शायर है या अदीब है, तो उसकी दिलचस्पी थोड़ी सी पैदा होती है। लेकिन जब ये बताते हैं कि बच्चों का अदीब है, तो बच्चों के अदीब को और बच्चों के अदब को बचगाना समझ के फौरी तौर पर नज़रअंदाज किया जाता है। ये एक अमूमी रवैया है, और ये अमूमी रवैया मैं मुआशरे का नहीं कह रहा, मैं अपने नक़ादों का, मुहक्किकीन का, जामियात में बैठे हुए लोगों का, उनका रवैये की बात कर रहा हूँ। एक पूरी कोशिश जिसमें अहमद अदनान तारिक ज़ाहिर है हमारे कारवां के सालारों में से है, इनके साथ मिलकर इनकी शफ़क़त में, इनकी सरबराही में हमारी ये कोशिश है कि वो लोग जो कहीं पर भी हैं, मैंने आपके बाद निशाद आदिल पे मुकाला करवाया है, और निशाद आदिल के बाद अब मैं आप दोस्तों को यकीनन ये जान के खुशी होगी कि इस बार मैं जो 2 मौज़ूआत 1-2 अपनी निगरानी में पुट कर सकता था, मैंने अदारों और तंजीमों के काम पे अब मेरी तवज्जो है कि दावा अकेडमी की बड़ी खिदमात हैं। तो अब मेरा इरादा ये है कि दावा अकेडमी की अदब इत्फ़ाल में खिदमात, और इसी तरह इंशाअल्लाह पाकिस्तान राइटर्स पॉइंट जिसने हमें ये तरबियत दी और आगे लेकर आया, उन पर इंशाअल्लाह अलग अलग से मकाला जात, और जैसे मैंने गुजारिश की कि उनके साथ साथ ही जो हमारे बड़े लिखने वाले हैं जैसे रियाज अहमद कादरी और फयाज भाई साहब, इन पे भी तो फारूक गंजम साहब पे पहले हमारी यूनिवर्सिटी में DKMA का सतह का मकाला हो चुका है। तो इंशाअल्लाह अब इनके साथ मिल के अगले आने वाले सेशंस में इनके नावलों के अंदर मौजूद मुआशरती मसाइल और इनके नावलों के जो किरदारी मुतालात हैं, तो ये दिलचस्प बात ये है कि ये चूँकि किस्तवार लिखते हैं, और किस्तवार लिखने वाले की मजबूरी ये होती है कि उससे वो मुजल्ला जो है वो ये तवक्को रखता है कि ये हमारे कारी को जकड़ के रखेगा। एक तो ये है ना कि आज उसने पढ़ा, और वो किस्तवार में ये है कि अगर ये किस्त पढ़े वो पिछली ढूंढे, अगर पिछली पढ़ चुका है तो अगली का इंतज़ार करे। तो ये मैंने इनके नावलों में देखा है, ये प्लॉट को शुरू से बड़ा चुस्त लेके चलते हैं और सस्पेंस का, तजस्सुस का अंसर रखते हैं, और ये यकीनी तौर पे आज महफिल में मौजूद जितने लोग हैं वो अपने अपने मैदान में बड़े शानदार लोग हैं। तो इस मकाले को आप देखेंगे और अहमद अदनान तारिक साहब की जो अगली किताबें देखेंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अहमद अदनान तारिक साहब जो है वो अभी अदब इत्फ़ाल को मज़ीद नवाजेंगे और इसमें भरपूर कंट्रीब्यूशन जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। क्या बहुत अच्छा क्या बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, मैंने आपका शुक्रिया अदा करना सबसे पहले। आप एक बात भूलिए, बहुत इम्पोर्टेंट, आपने PhD करवाई अनोखी कहानियाँ। जी जी। और बल्कि ये है कि शुरू में अगर मेरा एक्चुअली ज़हन ये था तबीयत से स्टार्ट करें या नौ से, लेकिन एक अनोखी कहानियाँ सेटल हुआ फिर, ठीक है। नहीं, मुझे उसकी वजह बतानी है आपको। जी जी। तो सबसे बड़ी मेरे लिए तो ये बड़ी एनहांसिंग बात है कि ये नहीं कि कौन पहले या कौन बाद में, एक मैगज़ीन पे PhD लेवल का मकाला लिखा जाना ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और आप ये एक्नॉलेज हो रही बात कि पूरे पाकिस्तान में आज तक जो ख्याल किसी को नहीं आया, मतलब आप मेरा नाम ले लें, फयाज भाई साहब का ले लें, फारूक अहमद का, मुबशर बाजवा का ले लें, एनीवन, निशाद आदिल, मतलब हम सब कह लें कि आपके शुक्रगुजार, ठीक है जी। ये आप ही की एफर्ट है। पहली जो मेरे लिए वो मकाला लिखने की बात हुई उसमें भी आप ही
میں خیال نہیں کیا. ابھی پچھلے دنوں آپ کی اور میری بات ہو رہی تھی کہ پھر آپ نے وہ آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اگنور کر سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ فیصلہ بات کی آلموسٹ اگنورڈ ہوگی. اگر آپ یہ نہیں اٹھاتے تو میں بھی اگنور ہوتا دوسروں کی طرح. تو مطلب یہ ہے کہ آگے آنے والوں کے لیے بھی سیکنڈ یہ پہلے ہم اپنے کر لیں, اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ موبائل کا مطلب یہ پہلے کسی کو خیال نہیں ہے. تو فیصلہ باد میں سمجھتا ہوں کہ ایف ایل ایف میں جو آپ کو انٹریز بھی ملتی ہیں یا ایف ایل ایف میں جو مطلب ہم یہ روتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں انٹری مل رہی, تو بیسیکلی یہ شاستانہ بھی ہے اس چیز کا کہ ہم پہ زیادہ ریسرچز میں بھی لوگ ہمیں زیادہ پڑھتے نہیں, لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں. اب یہ مقالہ جو کام کر سکتا ہے وہ شاید میری 41 کتابیں نہیں کر سکتا. میں کس کو بتاؤں گا کہ میری 41 بکس ہیں, مطلب یہ ایک کھاتا کرتا. اب فیاض مائی صاحب ٹھیک ہے, ان کا اتنا کام ہو گیا. مطلب فاروق جان آپ دیکھیں گے میرا خیال پاکستان میں سب سے زیادہ یہ جو ہفتہ وار میگزین آتے ہیں یا ڈائجسٹ جو ہیں سب سے زیادہ لکھنے والا بندہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ. فیاض مائی صاحب کا اسپیڈ دیکھ لیں, میری دیکھ لیں. تنہا آپ کو پتہ ہے کہاں سے اسٹارٹ کیا. آپ کا تو میرا وہ ویسے ہی جو کا ساتھ ہے, مطلب یو آر لائک اے نیفیو ٹو می, یو آر لائک سن ٹو می, یو آر لائک ینگر بردر ٹو می آلسو. کیونکہ آپ کے فادر کے ساتھ میرا پہلا انٹریکشن وین آئی واز کڈ, تو میں بہت ڈرتا تھا ان سے. مطلب یہ کہ جب ان کے پاس جاتا تھا وہ ان کے ایسا لگتا تھا کہ بہت سخت ہے, لیکن پیار کرنے والے تھے. میں آج ان کو یاد کروایا میں نے جا کے, تو وہ انہیں میں آج وہ پرانا بچہ ہے ان کو میں آج بھی یاد ہوں. میں ان کے پاس جاتا تھا ناولس میں ان سے خریدتا تھا. تو کتاب مرکز والوں سے جب میں نے بات کی تو ایون ہی نہیں کہ آپ آتے تھے یا تم نے اتنی ترقی نہیں کی. تو وہ جو چاہنے والے لوگ تھے جن کی انگلی پکڑ کے ہم چلیں, وہ آپ کو بڑے بڑے پکے احساس آتے ہیں, اور وہی جو بیس بنی ہے. اور آج تک دیکھ لیں کہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ انہیں لوگوں کو یاد کرتے ہیں جن کی وجہ سے بیس بنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر میں کہوں کہ نیکسٹ جنریشن ہے بڑی بد قسمت ہے, کیونکہ ان کے استاد ہم نے مطلب ہمیشہ ایلیمیٹیٹ کرنا, لیکن ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جو نیکسٹ فیز آئے گی ہمیں اسی طرح یاد کر رہی ہوگی جس طرح ہم اپنے احساس کرتے ہیں. تو اس طرح کوئی پروٹینٹنگ آسپیکٹ نہ ہو جس میں آج ہم کئی دیکھتے ہیں یہ علی صاحب کا پرابلم یا اشتاق صاحب کا پرابلم کہ ان کو پھر روٹی روزی کی وجہ سے بھی مطلب جو موت کا توقع آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ 100 بکس ان کی پہلی, اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی انہوں نے زیادہ گھر بھی چلانا تھا, واپسی میں بھی ذرا مفروق الفطر جو ٹریک سے ہٹے. اس طرح اشتیاق صاحب ڈیفینیٹلی ان کی جو آپ تحریریں دیکھیں وہ جاسوسی جو انہوں نے یہ فرزانہ یہ جب اسٹارٹ ہوا تو میں تو اس کا وٹنس ہوں کہ جب یہ اس کی ایڈ آئی جب میں ان کے کارنامے کی تو وی آر اینشیسلی ویٹنگ کے لیے اب یہ کتاب آ رہی ہے, ناول آ رہا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ سکسیزفل ہوا, لیکن اس کے بعد پھر وہ کچھ ناولس میں آپ کو پتہ ہے پھر وہ تکرار جو زیادہ ہوئی, جس وجہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا انہوں نے صرف جاسوسی ناولس دیکھی ہے یہ ہمارا ڈیلیما ہے ہماری سوسائٹی کا. ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اگر تھوڑا سا یہ ہمیں یہ کمانے والی چیز جو ہے یا وہ اس سے تھوڑی سی آزادی ملے تو کوئی بھی کام نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں جو ایپیسوڈس یہ انگلش مکسز کے چل رہتے ہیں یا وہ سوپس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وار فیئر اور پتہ نہیں کہاں کے کہاں چلیں, انہوں نے کافی کے کام بھی لکھنا ہوتا ہے. میں نے تھانے میں بیٹھ کے لکھنا زیادہ میری ڈیوٹی اس میں ہے, ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے مطلب ساتھ بزنس کرنا ہے, بھائی صاحب نے کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو بھی کنٹریبیوشن ہوتا ہے یہی میں سمجھتا ہوں اللہ کی بڑی دین ہے کہ ڈفرینٹ جگہ سے چلیں. ہمیں یہ یاد ہے کہ ہمیں یہ ڈیوٹی جو ہے فلفل کرنی ہے, کچھ نہ کچھ ہمیں سوسائٹی کو واپس کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. ایک لقمہ بھی جو دیا ہے, یہ ایک سانس بھی دی ہے. یہ مجھے اس وقت احساس ہوا جب میری ٹانگ پیرالائز ہوئی, تب مجھے احساس ہوا کہ یہ 2013 سے مجھے اس بار 2010 میں بیسیکلی میری ٹانگ کیا مجھے فائل لگا میری ٹانگ پیرالائز ہوئی. تو تب مجھے یاد آیا کہ میں تو یہ ٹیلنٹ تھا مجھ میں. جب میں بیٹھ گیا اور میں ان لکی ونس میں جو نے اللہ تعالیٰ نے بتایا دوبارہ کہ آپ کی یہ ڈھنگ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو لیں, تبھی میں نے پازیٹیو لیا. کچھ باتیں آپ کو نہیں پتا, میں نے آپ کے 500 ہائر جو ایجوکیشن اسکولز ہیں, ہائی اسکولس ہیں, 500 جو اسکولز ہیں ان کی لائبریریز میں نے
पैसों से मेंटेन जा के मैं कोशिश कर ऐसे जो लगा तो वहाँ पानी आ जाता था हर साल, तो उसको लाइब्रेरी को मैंने वो ये करवाया, कंप्यूटराइज करवाया, उसकी जगह जो है वो एनहांस की। तो वो हैरान थे हेड मास्टर कि यार ये हमारा से इतना वो खुशाब के रास्ते में वो थाना है, तो अभी बड़ा प्रिमिटिव किस्म का थाना है, तो वो बड़े परेशान थे कि ये कौन सा ऐसा जो टाट पे बैठ के तो मतलब जो है वो किताबें जो है उसके वो, क्योंकि मुझे फ्री भी था, मैं वहाँ कोई इतना क्राइम नहीं था, इसलिए मैं वो लगा रहता था। तो ऑन आवर पार्ट हम अपना काम कर रहे हैं, आप अप्रिशिएट करते हैं, तो वो ये इसी तरह का काम है कि जैसे किसी घोड़े की पूंछ पे हाथ फेरें तो वो ज़रा ज़्यादा पे। बेसिकली हम सब ने एक्नॉलेज करना है, आपने जो कर दिया इतना बड़ा काम जो है, ये मेरी लाइफ टाइम एक कह लें एक गिव बैक है, ये कोई 300-500 रुपया नहीं है, ये बिगनिंग है इंशाल्लाह। ये 300-500 नहीं है कि ये मुझे किसी काम का मुआवजा मिल रहा है, ये बेसिकली वो मुआवजा है जो मैंने मेहनत की, मतलब इस तरह का मुआवजा ही हमें चाहिए जो मतलब ये एक्नॉलेजमेंट है, ये मेरी लाइफ के साथ जाना। आई डोंट लाइक बीइंग डेड, बिल्कुल मरना पसंद नहीं मुझे, किसी को भी पसंद मुझे तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मरना है तो मरने से मैं एक ही सूरत में बच सकता हूँ कि मैं इतना काम कर भी ना तो हाथ में मुझे था, अदरवाइज तो मरना पसंद। आई लाइक टू थैंक माई सन आल्सो, मतलब his father is a very nice friend to me and I was very lucky क्योंकि मैं इसको मतलब ज़्यादा नहीं छिड़क सकता था, डांट सकता था, इसके कान पकड़ सकता था। एक ऐसा डायरेक्टर जो पिक्चर बना रहा है उसका हीरो जो है वो अगर उसके कान पकड़ सके तो मतलब ये मेरे लिए थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि नासिर साहब को या उनको गुफ्तगू शामिल करें, मैं आपकी चंद बातें पे कुछ नंबर एक तो आपने मेरा शुक्रिया अदा किया, ये मेरा एजाज़ है, लेकिन मैं ये आपको बताऊं ये मुझ पे कर्ज है और ये कर्ज उतरा नहीं है। हम शायद बचपन में लिख ना रहे होते तो आज इन मकामात पे भी ना आए होते। ये जो कलम की ताकत है, ये जो बोलने का सलीका है, शायद यही हमें यहाँ तक उठा के लाए। दूसरी बात आपने जो कहा कि जाहिर है अनोखी कहानियों के मुकाबले में ज़्यादा मकबूल रसायल भी हैं और ज़्यादा उनकी खिदमात भी हैं, लेकिन जब हम तहकीक में आते हैं तो दो किस्म की होती है, एक होती है सनदी तहकीक, एक गैर सनदी। सनदी तहकीक में आपके पास एक मुकर्रर मुअय्यन वक्त होता है। अब अनोखी कहानियाँ की एक तो गुड़लग ये थी कि वो 90s में शुरू हुआ, 30 साल का अरसा हुआ उसे, और उसकी सारी फाइल दस्तयाब है। अगर आप तालीम तरबियत या नौनिहाल या उनको देखेंगे तो उस पर 30 साल और ऐड हो जाएंगे, फिर उसका अहाता करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसने किया, ये अनोखी कहानी वाले ने, इसने हर साल में एक ख़ास नंबर ज़रूर छापा, यानी वो सालनामा तो छापते ही हैं, लेकिन कभी कहकहा नंबर छापा, खौफनाक नंबर छापा, कभी पुरस्कार दावा अकेडमी ने या दीगर जो सोसाइटीज़ थी उन्होंने जो मुकाबले करवाए उसमें भी इसने ख़ास नंबर छापे। अच्छा, इसके 50 के करीब ख़ास नंबर थे। फिर अदारे की ये खूबी थी कि वो सारा मटेरियल हमें देने पे आमादा थे। फरूक साहब, आपके लिए दिलचस्पी के लिए बात बताऊँ, एक ऐसे साहब से हमारा वास्ता पड़ा जिन्होंने जो दावा किया जी मेरी 5000 कहानियाँ हैं। मैंने कहा जी मेरे लिए तो बड़ी एजाज़ है, तो आप वो मटेरियल दें। उन्होंने कहा नहीं, वो जब जंग हुई थी फलां वाली वो उसमें सारा मटेरियल ज़ाया हुआ। मतलब पहले आप ये दावा तो कर रहे हैं कि 5000 कहानियाँ हैं, 7000 हैं, 3000 हैं, भाई वो हैं कहाँ? यानी अगर अब्दुलरशीद फारूकी ने और नौशाद आदल ने कहा कि किसी ने कहा मेरी 250 कहानी, किसी ने कहा 300 कहानी, एक बंदा कहते मेरी 5000 कहानी है, तो फिर वो या तो अहमद दौरान तारिक की तरह आपको लाइब्रेरी में ले जाके दिखाए कि भाई साहब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू हो जाए, ये मेरी कहानी है और ये उसकी लिस्ट बनी हुई है, फलां साल से अब तक पूरी 100 कहानी तालीम तरबियत की मैं सेंचुरी करके बैठा हूँ, वो रिकॉर्ड तो दिखाए। लोग करते ये हैं, एक अमूमी रवैया है, हाँ जी मैंने 300 नावल लिखा हुआ है, 2000 कहानी लिखी, वो है कहाँ, किस सियारे में है, इसका जवाब नहीं। तो अनोखी कहानियाँ ने कमाल ये किया कि उसने वो 50 के करीब खास नंबर और 91 से लेकर अब तक सारे शुमारे हमें दे दिए, फराहम कर दिए। सर सॉरी, उसमें ये भी तो हो सकता है कि जैसे आपने जंगों में देखा होगा कि औरतों ने पीछे बच्चे बांधे होते हैं और वो जंग में घूम रही होती हैं, ऐसे ही उसने वो 5000 कहानियां कहीं पीछे बांधी हुई हो
और भागा वो शहीद हो गया। मैं तो ना, मैंने जो पिक किया है डॉक्टर साहब की बात से, उन्होंने स्पेशली फारूक साहब को क्यों इन्वॉल्व किया है? फारूक साहब आपकी फारूक साहब कसरत से लिखते हैं, क्या अभी तक ये दावा करते हैं कि 5,000 का मैं यही कहने लगा। जो बंदा हर हफ्ते छप रहा है, सारे मंथली नहीं हर हफ्ते और कई जगहों पे, क्या 5,000 का नहीं वो क्लेम इनके करते हैं? बारे में इनके एक दोस्त कहते हैं इन्होंने पाँव और हाथ के पैरों से पेन बांधे KM खालिद साहब। नहीं, हाँ नहीं, ये सच्ची बात, मैं यही कहने लगा था कि मैं आज तक ये दावा नहीं कर सकता, ना मुझे याद है कि मैंने कितना लिखा। आपके सामने लिखना शुरू किया उस दौर से। अच्छा, फिर जो आपने फरमाया कि मैंने मकामी लोगों को पहले फोकस किया, मेरी इनसे 1-2 रोज पहले फोन पे बात हो रही और मैंने बड़े फख्र से बता रहा था कि मैं इस दफ़ा रियाज कादरी साहब को और फयाज माई, और मैंने दलील क्या दी, मैंने कहा इससे पिछले साल में मैंने अहमद शहबाज खावर पे, नादर जाजी पे, खावर जैती मरहूम पे, मैंने इन लोगों पे क्यों मुकाले करवाए कि अहमद शहबाज खावर को मैं नहीं पकड़ूंगा तो पंजाब यूनिवर्सिटी कब पकड़ेगी? ये मेरे ऊपर, ये मेरा फर्ज है कि मैं उनको बताऊं कि भाई इधर ऐसा ऐसा गजल कहने हमारे शहर में ऐसा काम नादर जाजी अफसाना इतना प्यारा। मैंने अली अख्तर की ड्रामा निगारी, रेडियो ड्रामा निगारी पे अलग से मुकाला करवाया, क्योंकि अगर हम नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएगा? तो देखिए, हर शहर में जामियात हैं, कराची में बड़े बड़े लोग बैठे हैं। अब क्या राहत आयशा नहीं डिजर्व करती, लेकिन बोर्डर स्टडी पहला सवाल ये पूछती, भाई कराची में बैठी है तो कराची में क्या जामियात नहीं है? तो दूसरी बात ये है कि मैं अगर अली रजा को कराची के राइटर पे दे दूं, अली रजा उससे मिलेगा कैसे? तो आपके पास तो ये आता रहा, और मैंने वो वक्तन फवक्तन आपने एक बार पोस्ट लगाई कि आज अली रजा, और वो सर्दियों की शाम थी और ये चादर की बुक्कर मार के यहाँ बैठा है, तो ये कराची का या इस्लामाबाद का हो तो इसके लिए मुश्किल तो होगी। तो मेरे लिए पहला तो काम ये है, अभी इधर बड़े बड़े लोग हैं, आप लोगों को मैं बीच में शामिल करूँ, फैसलाबाद में इतना बड़ा काम किया शेख हमीद तबस्सुम मरहूम ने, और उन्होंने एक रिसाला निकाला साल हर साल तक उनकी वफात के बाद। क्या वो जो अंग्रेजों की बनाई हुई यूनिवर्सिटियां हैं उनमें से आज तक कोई आया देखने के लिए कि वो बच्चों का बाजी के रिसाला? सर वो हम करेंगे इंशाल्लाह, और मुझे आपसे बहुत ज्यादा मदद चाहिए कि पहले तो शेख हमीद तबस्सुम साहब के बच्चों को ढूंढना है, उनकी लाइब्रेरी को, ज़ख़ीरे को, कुछ किताब उसके शुमारे तो सर के पास हैं इनकी लाइब्रेरी में, बाकी रिसाले, क्या वो चीज़ें हम नहीं ढूंढेंगे तो कौन ढूंढेगा? अच्छा सर, मैंने सिविल क्वार्टर में उनका जनरल स्टोर है। सॉरी जो इंटरप्ट, मैं आपको कहूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कभी किसी को बताई नहीं मैंने। हाँ जी, अभी फारूक साहब जो है ट्रांस पब्लिकेशन इज वेरी नाइस फ्रेंड टू मी, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि तालीम तरबियत आपने जो है भाई, आई हैव सेंड मोर देन 1,500 जो मैगजीन उनको मैंने सेंड किए, मतलब 1500 मैगजीन। अच्छा, ये नज़ीर बालवी साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने 70s का जो उसमें वो प्रोफाइल करनी है और कहानी जो बेस्ट कहानी है हर साल जो मैंने करनी, उसमें मेरी कहानियाँ थी, पता नहीं मैं कितनी मुश्किल से 78-76 में जो चली कहानियाँ वो भी शामिल थी, वो मैंने इनको दी। अब ये हुआ है कि मेरी मदद से, अल्लाह की मदद से फारूक साहब ने प्रोफाइलिंग कर ली सारी फ्रॉम 1947 तालीम तरबियत इस प्रोफाइल, ठीक है ना जी। आप जो बच्चा रिसर्च करने जाएगी आपके लिए है कि वो अब उसके पूरे शुमारे जो हैं वो अपने पास। सर ये बड़ा शानदार काम, मैं आपको बताऊं और इनकी सादगी बताऊं। इन्होंने वो नायाब रिसाले अपने दोस्त के हवाले किए, लेकिन अब भला क्या हो रहा है, वो उन रिसालों को स्कैन करके उनका प्रिंट करके 390 रुपये फी शुमारा भेज रहे हैं। इसकी जगह पे आपने कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी के किसी अदारे को दिया होता, भला क्या होना था? उन्होंने उसको स्कैन करके उन्होंने आर्काइव्स में उसको पब्लिक के लिए कर देना था कि जो बंदा दुनिया का, अब आप उनकी आर्काइव्स की जो साइट्स हैं वो पेड थोड़ी हैं, दुनिया में जो बंदा चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें देख सकता है। लेकिन यहाँ पर कमर्शियलिज्म हमारे ऊपर इतनी हावी है कि उन्होंने वो शुमारे आप से लेके आगे 390 रुपये पर शुमारा जो है वो उन्होंने, अब आप ये सोचिए कि वो भी ओरिजिनल शुमारा नहीं, वो उसकी कॉपी है, 390 रुपये पर शुमारा वो बेच रहे हैं, यानी उससे उन्होंने दुकानदारी का पहलू निकाल लिया, लिटरेचर के फरोग का पहलू जो है वो सार्वजनिक सतह पे चला गया।